अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा डिस्कशन के लिए टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ रेजोनेंस। लास्ट लेक्चर में हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था कि रेजोनेंस क्या होती है, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं वो क्या होती है, उनको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स को पैरवी करते हुए हम जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं उनको ड्रा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला रूल देखते हैं रेजोनेंस का। तो सबसे पहला रूल्स है रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर्स। क्या कह रहा है कि जितनी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं वो एक्चुअल नहीं होती। मीन हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं वो सिर्फ हाइपोथेटिकल होती हैं, ख्याली पुलाव होती हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, नॉन एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ पेपर की हद तक महदूद हैं। अब सवाल ये है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती, हाइपोथेटिकल है, तो हमें इसका फ़ायदा क्या है, इनका ड्रा करने की ज़रूरत क्या है। तो बेसिकली जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं ये मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, ये हमारा स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया था जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इसी तरह एक्चुअल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा जी ऑल कैनोनिकल फॉर्म मस्ट बी लेविस बोनाफाइड्स, कि आज जितनी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं वो मस्ट बी लेविस बोनाफाइड होने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो जब भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो वहाँ पे कार्बन की 4 स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, जो कार्बन है उसके 4 बॉन्ड शो करेंगे, ऑक्सीजन का 2 और हाइड्रोजन का 1। लेकिन अगर ये हो, सपोज हम ये देखते हैं कि कहीं पे ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाता है तो उसको पड़ता है नेगेटिव चार्ज। अब जब भी ऑक्सीजन मुकम्मल उसकी वैलेंस से सेटिस्फाइड होगी तो वहाँ पर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। और जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। अगर यहाँ पे देखें तो ये देखें ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसके मुताबिक यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंस से सेटिस्फाइड है तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे कार्बन की वैलेंस मुकम्मल है, ऑक्सीजन मुकम्मल वैलेंस सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की वैलेंस है वो सेटिस्फाइड होगी। इस तरह स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे जो बॉन्ड है इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया और ये वाला इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इसकी वैलेंस पूरी होगी, कार्बन की वैलेंस भी पूरी है, ऑक्सीजन की वैलेंस भी पूरी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो चार्ज है इसको वापस शिफ्ट करेंगे तो ये बनाएगा डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड और ये भी डबल। इन दोनों की वैलेंस तो सेटिस्फाइड है, मुकम्मल है, लेकिन जो कार्बन है उसकी वैलेंस सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसलिए ये जो रेजोनेंस एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमने क्या कहा कि इसी जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे, लिखने के दौरान हर एटम या हर एलिमेंट की जो वैलेंसी है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर वो कम या ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है हमें उसको चार्ज शो करना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा या फिर माइनस का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद है जी थर्ड रूल, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर मूव ओनली इलेक्ट्रॉन, कि जब भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख रहे होते हैं या ड्रा कर रहे होते हैं तो उस दौरान हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करवा सकते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं करवाएंगे। और ना अगर हम प्रोटॉन मूव करवा दिया तो वो हर किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होगी। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या करने के दौरान, लिखने के दौरान ओनली हम जो इलेक्ट्रॉन है उसको मूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बस ये इलेक्ट्रॉन एक है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, तो हम यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर, यहाँ पे हम यहाँ से प्रोटॉन, यहाँ से एक प्रोटॉन इसमें शिफ्ट किया तो इसका पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि हमने अभी कहा है कि जब भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने के दौरान हम ओनली सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कराएंगे, प्रोटॉन मूव नहीं करवा सकते। चौथा रूल है ऑल कैनोनिकल फॉर्म मस्ट बी इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी
हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म मीन जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं उनके पास इक्वल नंबर ऑफ मीन बराबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन उसके वजह हम लोन पेयर कहते हैं, वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो पेयर के फॉर्म में नहीं होते वो जो वो दो जितने भी हैं वो सब इक्वल होने चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबके बराबर हैं, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, सबके पास इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये वाला इसके ऊपर आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या आने वाले इलेक्ट्रॉन बराबर है, मीन इसके पास कम है तो इसके पास ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोनों के पास क्या है, एक है जो कि पॉसिबल नहीं है। अब हम थर्ड अगर नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, वो चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है जी, पाँचवा पॉइंट ये है कि जो हम जब पे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो वहाँ पे हमें प्लेनैरिटी है उसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। मीन कि हमारे पास जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगी मस्ट बी लाई इन वन प्लेन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट बी लाई इन प्लेन, एक प्लेन के अंदर जितनी प्लेनैरिटी ज़्यादा होती है उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर प्लेनैरिटी नहीं है तो हम उसकी स्ट्रक्चर ड्रा नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए उसकी प्लेनैरिटी का होना ज़रूरी है। तो जितनी आपके पास उस मॉलिक्यूल की उस स्ट्रक्चर की जितनी हमारे पास प्लेनैरिटी ज़्यादा होगी, एक प्लेन के अंदर ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, और जितनी प्लेनैरिटी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट लास्ट की तरफ आते हैं, वो ये कहता है कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है या एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है देन किसके, देन हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हमने खुद ड्रा की हैं उस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, और जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है उसकी स्टेबिलिटी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, सेक्शन नंबर 1 है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है और ये हमने क्या इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई है। अगर हम यहाँ से देखें तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इसका छठा रूल ही यही है कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, एक्चुअल मॉलिक्यूल ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म या कंट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर जो हम ड्रा करते हैं उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है कि ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टू एक्चुअल स्ट्रक्चर, के एक्चुअल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए जितनी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट नहीं करती। मीन हम ये कह सकते हैं कोई पार्टिसिपेट ज़्यादा कर, किसी की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा तो किसी की कम, लेकिन इक्वली कभी भी नहीं होगी, डिफरेंट होगी। मीन एक की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा तो एक की कम। अगर हम एग्जांपल लें बेंजीन की तो यहाँ पे बस ये जी कैक्यूल की स्ट्रक्चर 2 है और ये किसके, ये 3 है दीवार की स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो कैक्यूल की स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, और जबकि जो दीवार है स्ट्रक्चर उनकी कंट्रीब्यूशन कम है। तो हमने शुरू में कह दिया कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन इक्वली नहीं होती, मीन जो परसेंटेज होती कंट्रीब्यूशन की वो बराबर नहीं होती, कम या ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो होती ज़रूर है। दूसरा जी रेजोनेंस विथ मोर कोवलेंट बॉन्ड मोर स्टेबल, मीन ऐसी रेजोनेंस की स्ट्रक्चर जिसके पास जितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे, मीन जितने हम ये कह लें जितने बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, जितने बॉन्ड कम उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का जिक्र है तो आपको पता है जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मोस्टली उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है क्योंकि वो जो क्या होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास 1,2 ब्यूटाडाइन की, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देखिए 2 तो 4 के ऊपर मेरे पास क्या है जी हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड ज़्यादा 5 है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितने हैं 4 है। तो हम ये देख रहे हैं हमने ये कहा कि जितने डबल बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे, जितने बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जितने बॉन्ड कम होंगे उतनी स्टेबिलिटी कम। तो यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे बस कितने हैं 4, तो जो 4 वाला है उसकी स्टेबिलिटी कम है, जो 5 वाला है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। थर्ड जो कंट्रीब्यूशन है वो ये जी स्ट्रक्चर विद चार्ज आर मोर स्टेबल, कि जो ऐसे स्ट्रक्चर जो हम लिखते हैं सपोज जैसे ये स्ट्रक्चर हमारे पास है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जो ऐसे
ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हम लिख रहे हो उनके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, और जिसके ऊपर चार्ज आ गया उसकी स्टेबिलिटी कम। मैंने कहा यहाँ पे एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे इसके ऊपर, इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर किसी भी एटम या एलिमेंट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा। अगर हम इसकी यहाँ पे देखें तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज, लेकिन क्यों? क्लोरीन अपनी हैसियत से 1 बॉन्ड ज़्यादा बना रहा है, इस जो कार्बन है अपनी हैसियत से 1 बॉन्ड कम बना रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है और यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं है। जो विद और चार्ज सेपरेशन उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और विद चार्ज सेपरेशन उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। ग्रेटर द चार्ज सेपरेशन लेस स्टेबिलिटी, मीन जितना चार्ज के दरमियान फासला ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, जितना 2 चार्ज के दरमियान फासला कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो 2 चार्जेस हैं प्लस और नेगेटिव, ये दोनों क्या करीब करीब है, तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन बहुत कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अगर हम यहाँ पे देखें दोनों के दरमियान जो चार्ज में जो फासला है वो बढ़ गया, जितना फासला आपस में बढ़ रहा है उतने में चार्ज सेपरेशन दूर हो रहा है, फासला बढ़ रहा है उतनी स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो 2 एटम के दरमियान जितना फासला, 2 चार्जेस के दरमियान जितना फासला कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, और जितना फासला ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी कम। नेक्स्ट जी, ग्रेटर रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी। यहाँ से हमने ये एक रूल है, सॉरी रूल कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आ गया कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर 5 है और एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी स्ट्रक्चर 3 है तो कौन सा स्टेबल है? तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके हम एक से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगी, में जितनी ज़्यादा हम उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते होंगे उतनी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कम होगी उतनी स्टेबिलिटी कम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वाई नाइट्रेट आयन आर मोर स्टेबल देन नाइट्राइट आयन, कि जो मेरे पास नाइट्रेट आयन है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है जबकि जो नाइट्राइट आयन है उसकी स्टेबिलिटी कम है। फर्क क्या है? फर्क ये है हमारे पास जो नाइट्रेट आयन है उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर 3 है और जो नाइट्रेट है उसकी कम क्या है? 2 है। तो हमने अभी कहा है जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कम होगी उतनी स्टेबिलिटी कम। नेक्स्ट जी, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ एग्जांपल मोस्ट स्टेबल, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनकी आपस में बॉन्ड लेंथ और जो बॉन्ड एंगल है वो मिलते जुलते होंगे, करीब एक से बहुत क्लोज रिजेंबल करते होंगे, तो उनकी जो स्टेबिलिटी है ज़्यादा है, उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और जो उन एक से दूसरे से इनका बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा मुख्तलिफ होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी और उसकी इंपॉर्टेंस वो भी कम होगी। अगर हम यहाँ पे देखें जो केक्यू स्ट्रक्चर के दोनों स्ट्रक्चर हैं उनमें बॉन्ड लेंथ और जो बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेट करती हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि ये हमने अभी पहले बताया कि 78% बेंजीन के साथ ज़्यादा क्लोजली रिलेट करती हैं जबकि ये 22% करती हैं। तो क्या हुआ गया? इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस लास्ट पे स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल, कि एक ऐसा एटम है या एलिमेंट है जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, और एक ऐसा एटम है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी स्टेबिलिटी कम। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ऑक्सीजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज़ कम्पेयर टू द कार्बन, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि ये इस पर ऑक्सीजन ऊपर आता ही नेगेटिव चार्ज है तो ये हाईली नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे देखें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है जबकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है? कम, ये लेस स्टेबल है। हमने भी कहा है कि ऐसा एटम या ऐसी स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और एक ऐसा एटम जिसके ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है।